अच्छा, रिकॉर्डिंग मैसेज जाने से बताना। हाँ सर, आ गया। ओके सर, ठीक ठीक है। अच्छा देखो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा बेसिकली हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आप बोल सकते हो इट्स अ वेरी वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। मतलब जो लोग ट्रेडर बन रहे हैं ना सर आजकल, इवन नॉट जस्ट ट्रेडर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सिर्फ ट्रेडर के लिए ही नहीं है, जो इन्वेस्टर भी है, ठीक है, उसके लिए भी है। मतलब सीरियसली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने फ्यूचर प्राइसिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्यूचर प्राइसिंग। मतलब उसमें हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा था कि फ्यूचर प्राइस जो होता है इक्विटी मार्केट में, उसमें जो स्पॉट प्राइस होता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल निफ्टी स्पॉट या फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक उठा लीजिए, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आईटीसी। आईटीसी तो कमाल कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं सर आईटीसी को? मैं बोला था, हाँ, धीमा चलता है लेकिन कमाल करने वाला स्टॉक है। अभी निफ्टी में लास्ट एक साल में मोस्ट प्रोबेबली सबसे परसेंटेज में अगर किसी का ग्रोथ हुआ है तो आईटीसी का हुआ है। कछुआ चाल चाल के आईटीसी गजब का खेल खेल रहा है। देखिएगा निफ्टी में आईटीसी का वेटेज किस तरह से फिर से बढ़ गया। तो वही कछुआ जीत गया सब फिर से। तो ये निफ्टी आईटीसी को लेके बहुत दिन से बात करता हूँ हमेशा, याद है सर ना? अभी जो आईटीसी का प्राइस चल रहा है सर, इसको लॉन्ग पोजीशन हम्म, लेके 6 महीने के लिए छोड़ा सकता है। 6 महीने क्यों, 2-3 साल के लिए छोड़ दो और अच्छा रहेगा। लेकिन बेहतर था कि अगर 200 200 में दो सौ लेते। नब्बे पे है, 290 में अभी है सर। 290 पे है, अगर 200 या 170-80 में लेते और बेहतर होता, बट कोई बात नहीं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो ले सकते हो। आईटीसी इतना जल्दी गिरने वाला स्टॉक में से नहीं है। बहुत हाई में चला गया सर। हाँ, अभी थोड़ा सा हाई में चल रहा है, थोड़ा सा देख बहुत लो। हाई, मार्केट मार्केट अगर किसी कारण से डाउन जाएगा तब लेना से बेहतर रहेगा, ठीक है। पूरा पीक पे है सर। थोड़ा, हाँ, अभी थोड़ा पिक पे है। एक्चुअली वो उसका एक कॉन्सेप्ट ही वही था, यही मैं आज 6 महीने से बोल रहा हूँ कि आईटीसी ले लो और रख लो, आईटीसी ले लो रख लो। मतलब जेन्युइन चीजें हैं, अप एंड डाउन नहीं करता है इतना, आपको एक सॉलिड रिटर्न देगा। ठीक है, चलो वो इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बात नहीं कर, कहने का मतलब मेरा ये था। ईशा, गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा था कि स्पॉट में एक दाम चलता है, फ्यूचर में दाम अलग चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ये जो थोड़ा डिफरेंस रहता है, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन था, याद है ना आप लोगों को? कि स्पॉट प्राइस में अगर माने कि कोई स्टॉक का दाम 100 चल रहा है, तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि उसका दाम 105 चल रहा है या 107 चल रहा है। फ्यूचर में भी 3 अलग अलग डेटा चलता है ना? एक आपका करेंट मंथ मतलब नियर मंथ का, एक मिड मंथ का, एक फार मंथ का। उसमें भी आपको फर्क नजर आएगा। और ये फर्क क्यों नजर आता है ईशा, याद है ना? सुमित जी को भी याद होगा, रोशनी को भी याद सर होगा। अंडरलाइनिंग वैल्यू नहीं सर, अंडरलाइन के कारण नहीं सर। कॉस्ट स्पॉट ऑफ और कैरी, हाँ, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सर, कैरी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो सकता है इसमें। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैरी बेसिकली फ्यूचर में मार्केट से जो एक फिक्स रिटर्न आ सकता है, रिस्क फ्री रिटर्न जो आ सकता है, वो रिस्क फ्री रिटर्न को उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि भाई मैं अपना पैसा, सिंपल बात है, मैं अपना पैसा मार्केट में अगर कहीं पर इन्वेस्ट करता तो वो मेरा रिटर्न जनरेट करता है जहाँ पर रिस्क फ्री एरिया है, जैसे कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, टी बिल हो गया, या फिर कम से कम आप बैंक एफडीज भी सोच सकते हो, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड में चलता है लाइक ट्रेजरी बिल्स वगैरह। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत यूज करता है ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट, बहुत। मतलब अगर आप बैलेंस म्यूचुअल फंड्स चूज करते हो तो उनका फेवरेट एरिया है ट्रेजरी बिल्स वगैरह। तो काफी अच्छा रिटर्न है, मतलब स्टैंडर्ड रिटर्न है, कम समय में आपको एक सिक्योर रिटर्न देता है। पैसा लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है, भले ही कम है, 5% 6% के अंदर है, बट आपका पैसा आपका है और कैपिटल का कोई डर नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो रिस्क फ्री रिटर्न के कारण ही जो फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस चेंजेस होता है ना, उसके बेसिस में होता है। वो मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में कोशिश किया समझाने का कि क्यों स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में आपको डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। उसका पूरा प्योर कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूला को जस्टिफिकेशंस भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं आपको जैसे सुमित जी स्टार्टिंग में पूछ रहे थे कि सर कुछ मतलब हेजिंग हुआ है, हाँ एक्चुअली हेजिंग ही हुआ था। तो मैं हेजिंग के बारे में थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। ये हेजिंग इज अ
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब मैं बेसिकली जो बात कर रहा था वो फ्यूचर प्राइसिंग मैटर था, और फ्यूचर प्राइसिंग में हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, ये मेनली हम लोगों ने देखा था ये, और साथ में हम लोग ना थोड़ा सा ये करंट मंथ पे शॉर्ट में खरीदना, लॉन्ग में शॉर्ट सेल करना। ठीक है, मतलब लॉन्ग में ये करना और शॉर्ट करना लॉन्ग करंट मंथ में। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा दोनों अलग अलग फ्यूचर मार्केट में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हो सकता है। तो बेसिकली ये जो हो रहा था ना, अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा सिक्योर करने का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये और कुछ नहीं, ये बेसिकली एक हेजिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको फ्यूचर के साथ हेजिंग कैसे करना है ये सीखना है आज। ठीक है, अब वर्ड कभी सुने हो सर, हेज? हेलो, आप लोग हेज वर्ड सुने हो पहले या फिर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं सर, जिंदगी में बहुत चीज़ फर्स्ट टाइम सुनते हैं, बट एक बार ठीक से सुन ले तो जिंदगी भर काम आता है ना सर? मुश्किल क्या होता है जानते हो? जब हम लोग ठीक से सुनते नहीं है कोई चीज़, थोड़ा सा सुनते हैं और समझते हैं कि सब समझ में। ठीक है चलो, तो हेजिंग विथ फ्यूचर्स, तो कैसे कैसे हेज करना है फ्यूचर्स को, और हेज क्यों करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा हेजिंग है क्या। तो सर आप लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारा स्टोरी आ सकता है हेजिंग के लिए। मैं एक दो छोटा सा कहानी आपको बता सकता हूँ। सर जैसे मानो कि कोई गार्डन, पर्सनल लॉन होता है ना सर, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये नोट्स के अंदर भी आपको ये पर्सनल लॉन का एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, मानो कि ये लॉन आपने बनाया। ठीक है, ये सुंदर सा लॉन आपके घर के सामने आपने बनाया, आपको दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो सर हेजिंग सिखा रहे हैं, लॉन सिखा रहे हो, समझ में नहीं आया? हाँ सर, कोई बात नहीं, समझ में अभी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे ये सुंदर सा लॉन आपने बनाया। अब ये लॉन आपने अपने घर के सामने बना तो लिया। अब इसको जब आपने बनाया था तो बेसिकली आपने पेड़ पौधा लगाया था। ठीक है, पेड़ पौधा लगा के उसको ग्रो करने का समय दिया था। फिर एक दो साल में आपका ये सुंदर सा गार्डन रेडी हो गया। ठीक है, जहाँ पर आप शाम को सुबह को बैठ के चाय पीते हो, है ना, अपने फैमिलीज के साथ। लेकिन सर पॉइंट इज दैट, अब मानो कि आप ये ओपनली किए थे। ठीक है, ऐसे मुझे याद है हम लोग के गांव के घर पे भी ना, हम लोग बचपन में इस तरह का लॉन बनाते थे। इट्स नॉट लाइक ऐसे घास का चद्दर तो नहीं लगाते थे इतना, बट पेड़ पौधा लगाते थे। लेकिन मुश्किल क्या होता था कि जब जैसे ही थोड़ा पेड़ बड़ा हो जाता था, तो ये लोकल लेवल में ना गांव साइड में क्या चलता है सर, आप भी देखोगे नेटिव साइड में ऐसा होता है कि वो लोग गाय भैंस को ना छोड़ के रखता है। ठीक है ना, जैसे जो गोट होता है, लाइक छागल, बकरी बोलते हैं हम लोग, बंगाली में छागल बोलते हैं ना हम लोग। गोट, फिर आपका काव, ठीक है, फिर आपका बफेलोज वगैरह, ये सब ना छोड़ा रहता है। वो लोग क्या करते हैं ना, घूमते घूमते आ जाता है और खाना चालू कर देता है, आपका पेड़ खाएगा, घास खा लेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, इसको नष्ट कर देगा। मतलब बेसिकली देखो, गार्डन के लिए वो एनिमी हो गया ना। हेलो, गोट काउस बफेलोज गार्डन के लिए एनिमी बन जाता है कि नहीं बन जाता? ये सर नो। हाँ। ठीक है, ऐसे ये हमारा एनिमी तो कभी नहीं है, ये सब हमारा दोस्त है। वो अलग बात कि हम लोग काट के खाना पसंद कर लिया आजकल। ठीक है अच्छा, दैट्स डिफरेंट पार्ट। चलो, तो एनिमी या अभी गार्डन के लिए एनिमी बन गया। अब पॉइंट ये है कि इनसे बचाना है गार्डन को। गार्डन इतना सुंदर हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, मेरा गार्डन का सौंदर्य और बढ़ रहा था डे बाय डे, बट एनिमी के कारण मेरा गार्डन का जो ब्यूटीनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो क्या करोगे सर? सर फेंसिंग करना पड़ेगा ना, इनसे बचने के लिए फेंस लगाना पड़ेगा। ये सर नो, भले ही एक सिंपल सा फेंस लगाओ, लकड़ी से लगाओ या फिर तार लगा के दो, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं बेड़ा। बेड़ा समझते हैं आप लोग, बंगाली में बेड़ा बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में घेरा, घेरा दे दो। हाँ, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग। ठीक है, तो ये फेंसिंग क्या हो गया सर? फेंसिंग बेसिकली हेज है, हेज, यही हेजिंग। मतलब जब कोई स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, सिंपल वे में समझ रहे हो सर, जब कोई स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है और आप अच्छे से ग्रो कर रहे हो स्टॉक को, लेकिन अचानक आपको पता चलता है
कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम भी दो तरह का होता है, जानते हो ना, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी दो तरह का प्रॉब्लम नजर आता है, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब ये दोनों रिस्क आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। ठीक है, पर्सनल लोन वाला एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया। से फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक लेता हूँ, जैसे आईटीसी का बात हो रहा था, आईटीसी उठा लिया, ठीक है। अब देखो ये आईटीसी में ये देखो सर, क्योंकि कल थोड़ा सा मार्केट इसका टॉप हाई गया है, न्यूज में आया है, तो बहुत लोग चालू कर दिया इसका ट्रेड लेना, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट सही टाइम ये नहीं था। सही टाइम तो ये था कि जब कोई 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ्स पहले लिया था, वो सही टाइम था। तो मार्केट में टाइमिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है। क्या आता है ना सर, जब खबर मिलता है तब परचेस करना इतना बुद्धिमानी का काम नहीं होता। जब खबर नहीं होता है, अगर तब आप खबर कर लेते हो, इसका मतलब आप पे दम है, ठीक है। ये मेन मैटर है सर। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है सर, ठीक है, कि जब उसका खबर नहीं है, अगर तब आप ढूंढ लिया, तब मानो कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल कर जाओ। अगर खबर हो गया, मतलब आप सोचो कि उसका करेंटली तो थोड़ा सा आपको उतना कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है आप फिर से उसका फ्यूचर समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें जाओ। लेकिन ठीक है, मैं अभी इन्वेस्टमेंट में बात नहीं करूंगा सर, सिंपल इतना कहना चाहता कि जो भी इस पॉइंट पे मानो कि इसको परचेस किया था 200 रेंज में, तो विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स ये आपका अच्छा खासा 40 40 40 40 40 50% रिटर्न जनरेट किया है। मतलब एक चीज़ है, आईटीसी का गुडविल है, तो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर काइंड ऑफ स्टॉक माना जाता है। इतना ज़्यादा मतलब वोलाटिलिटी कम है कंपेरेटिवली। वोलाटिलिटी ज़रूर होगा बट कंपेरेटिवली काफ़ी लो है। मतलब इतना अप एंड डाउन नहीं होता है, एक स्टेबल वे में बढ़ता है। लेकिन मानो कि अब मैं आईटीसी में आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अचानक आपको आईटीसी के बारे में कुछ खराब खबर आता है। दो तरह का खबर हो सकता है, मैनेजमेंट इश्यूज हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, मैनेजमेंट इश्यूज हो सकता है, मतलब आईटीसी मैनेजमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया। मतलब कंपनी का जो टॉप मैनेजर्स है, उनका कंपनी को मैनेज करने को लेके कुछ नेगेटिव बात मार्केट में फैल रहा है, ठीक है। कि हो सकता है कि जो इतना दिन से सीईओ था वो आईटीसी छोड़ रहा है, या फिर कुछ इंटरनल मैटर्स जो सामने आ जाता है सर। ऐसा हुआ था एक बार बीच में इन्फोसिस के साथ, ऐसा एक बार बीच में इन्फोसिस के साथ हुआ था, मुझे याद आ रहा है। इन्फोसिस का सीईओ थे सर विशाल सिक्का बोल के, आप लोग नाम सुनेंगे आई डोंट नो, बट करंट सीईओ से पहले था, जैसे करंट सलील पारिक है इन्फोसिस का, नाम सुने सर आप लोग? ठीक है, इन्फोसिस में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। बेसिकली प्रॉब्लम किया था जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। ये देखो अभी सलील पारेख हैं, ठीक है, और जो फाउंडर मेंबर था जैसे ननन दिलकनी, स्पेशली नारायण मूर्ति सर, ठीक है, इनके साथ विशाल सिक्का का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो विशाल सिक्का सीईओ थे, जो कंपनी को आज के डेट मतलब बहुत ही टॉप लेवल में उठा के लाया था। लेकिन फाउंडर मेंबर में नारायण मूर्ति वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था विशाल से। उन्होंने ही रिक्रूट किया था, बट विशाल का सैलरी बहुत हाई हो जा रहा था। तो विशाल कंपनी को प्रॉफिट भी दे रहा था विशाल सिक्का, लेकिन कंपनी का सैलरी भी बहुत हाई ले रहा था। तो नारायण मूर्ति का मानना था इतना हाई सैलरी लेने का क्या मतलब, ठीक है। तो बार बार में मतलब पिंच करना, तो ये चीज़ विशाल को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर कुछ मैनेजमेंट इश्यूज हुआ, और फिर फाउंडर मेंबर्स ने बेसिकली एक तरह से मैनिपुलेट करने का कोशिश किया, जो नॉर्मली होता ही है सर। तो फिर विशाल ऑटोमेटिकली रिजाइन कर दिया, और विशाल की जगह सलील पारिक को इसमें इन्फोसिस में लाया गया। तो एक मैनेजमेंट वैक्यूम क्रिएट हुआ था। और उस वैक्यूम के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि इस मूवमेंट में इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता है कि क्या विशाल सिक्का जिस तरह से इन्फोसिस को लेके गया था 2013-14 रेंज पे, क्या सलील पारिक भी सेम कर पाएगा? सलील का बैकग्राउंड आईटी का नहीं था, बैंकिंग सेक्टर्स का था, ठीक है। उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली सलील पारिक का जो बैकग्राउंड है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी बहुत सारा काम किया, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। मतलब मुझे जितना याद आ रहा है हल्का, इट्स लाइक ये देखो, पारिक वॉज मेंबर ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट, उसका एक ना वो याद नहीं आ रहा है, वो फ्लाइंग सेक्टर्स में कुछ किया है उन्होंने, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे बीटेक किया था, उसके बाद इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ था। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, यस सर, मतलब वही मैं सोच रहा था, एरोनॉटिकल साइंस में, ठीक है। एरोनॉटिक्स में काम किया काफ़ी दिनों तक।
उसके बाद उसने मैनेजमेंट सेक्टर्स में आया, ठीक है। फिर कैपजेमिनी, EY जैसे कंपनी के साथ कंसल्टेंसी किया, उसके बाद धीरे धीरे इन्फोसिस में भी आ गए। तो कुछ डाउट था क्योंकि IT सेक्टर्स का उतना नॉलेज नहीं था, तो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या सलील पारेख कैसा कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में मार्केट क्या होगा इन्फोसिस का, जो आप लोग सोच रहे हो वही हुआ था, मार्केट डाउन गया, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट होता है सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना। जो प्रॉब्लम मैं आपको बताया, ऐसा प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट होता है, ठीक है। ये मार्केट का एनिमी बन जाता है, जैसे यहाँ पर गार्डन का एनिमी बना था ना, सिमिलर लेवल में एनिमी बनता है। अच्छा, ऐसा सिचुएशन सिर्फ गार्डन में ही नहीं है, जैसे मानो कि कोविड के प्रॉब्लम के कारण हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं सर, कोरोना के कारण वैक्सीन ले रहे हैं। अब देखो, 1 साल पहले हम लोगों ने, बहुत लोगों ने वैक्सीन लिया था। अब वैक्सीन लेने के बाद करीब 1 डेढ़ साल हो गया। अब 1 डेढ़ साल में फिर से कोरोना आ रहा है, बोल रहे हैं कि न्यू न्यू वेरिएंट्स आ रहा है। अब उसके साथ फिर से हमें क्या करना है, बोल रहे हैं कि बूस्टर डोज ले लो। मेरे मोबाइल में मैसेज आया कुछ दिन पहले कि आई एम एलिजिबल फॉर बूस्टर डोज। आप लोगों के मोबाइल में भी आया होगा, आया है सर? हेलो? हाँ सर। है सर। है ना? ले लिया आप लोगों ने बूस्टर डोज? नहीं। ना ऐसा, ठीक है, मैं तो वैसे ही पूछा, ठीक है। सब अपना अपना है। पॉइंट क्या है सर, यही हेजिंग है सर, रिस्क को कम करना, या फिर ऐसा बोलो कि रिस्क को जीरो लेवल में लाना, ये हेजिंग होता है। अब स्टॉक मार्केट में भी ये हेजिंग कैसे काम करेगा, ये आपको समझना है। जैसे हम आपको ITC के बारे में बताया, इन्फोसिस बोला। हाँ बोलो सर, किसी का सवाल आ रहा है? सर मेरा ऐसे क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि कोई न्यूज़ की वजह से भी स्टॉक मार्केट अफेक्ट होता है, वेरी हाँ, ट्रू। ऑब्वियसली, तो हाँ ऑब्वियसली होता है। हाँ, अगर वो अप भी जा रहा है, सडन कोई न्यूज़ आ गया तो वो डाउन जाएगा। हम्म, अगर वो एडवर्स इफेक्ट रहा तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे ITC है सर, जैसे कल के रेट में अगर जहाँ से ITC अपने टी लीव्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो क्या सपोज करता करो है, उसमें क्या टी करता है, मैं समझा। लीव्स सॉरी टोबैको लीव्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, हाँ सपोज उसका कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी या कोई टैक्स बढ़ा दिया गया है, हाँ हाँ तो हाँ। अब अगर बढ़ जाएगा तो ऐसे में डिमांड कम होगा क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक शेयर प्राइस कम हो जाएगा, करेक्ट? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, देखना पड़ेगा कि अगर मानो कि टोबैको मार्केट में टोबैको का जो इम्पोर्टिंग चलता है इनका, ठीक है, इस इम्पोर्टिंग में अगर टैक्स बढ़ जाता है, टैक्स बढ़ने से ही मार्केट कम हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देखना पड़ेगा कि ये टैक्स इंक्रीज होने के कारण इसके बिजनेस में इफेक्ट कितना आता है, मतलब क्या हाई इम्पैक्ट है कि लो इम्पैक्ट है, वो भी तो एक मैटर है सर। टैक्स तो कम बेसी हो ही सकता है, लेकिन क्या इम्पैक्ट हाई होगा या इम्पैक्ट लो होगा, ठीक है, या मॉडरेट इम्पैक्ट होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ता है बट वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब सिर्फ टैक्स बढ़ने का रीज़न से ही किसी स्टॉक में चेंजेस नज़र आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, देखना पड़ेगा कि क्या बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ता है कि लो इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि स्टॉक में चेंजेस आएगा, बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कर सकता है, मतलब तो इम्पैक्ट जरूर कर अब सकता है। हाँ स्टॉक का बोलो। पैसा डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, लेकिन डिमांड सप्लाई तो तब डिपेंड करेगा ना, स्टॉक में डिमांड आप तब करोगे जब स्टॉक का मतलब बेसिकली इसके बिजनेस पे दम आएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर का सोच क्या होता है कि जब ITC का बिजनेस आपको सामने नजर आएगा, तब आप ITC में बाई करोगे। अगर आपको लगता है कि इस पे ग्रोथ है, ठीक है, तो आप इन्वेस्ट करोगे। या फिर आज के डेट में ITC में ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा सवाल उठा था, तो फिर भी बहुत लोग ITC में इन्वेस्ट करके रखा था, क्यों जानते हो? इसका भी एक दूसरा पैरामीटर है। ITC से वेरी कैश रिच कंपनी, मतलब इसके पास पुराना पैसा बहुत है, मतलब इतना कमा के रखा है, कैश बहुत है इसके पास, इसके कारण ना ये डिविडेंड बहुत हाई देता है। तो बहुत लोग सिर्फ इसी रीजन से भी इन्वेस्ट करता है ITC में कि डिविडेंड मिलेगा। ITC, कोल इंडिया, इस तरह का कुछ शेयर्स हैं जो, जैसे कोल इंडिया का ग्रोथ नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन कैश रीच है, बहुत पैसा है इसके पास, ठीक है, डिविडेंड हाई देता है, तो भी लोग इन्वेस्ट करता है। तो अलग अलग परसेप्शन चलता है मार्केट में। तो अगर क्या तो अगर रेट अगर कम हो जाए तो कौन टैक्स सा रेट चीज कम सर? हो जाए, अगर टैक्स मान ली रेट, टैक्स रेट कम हो टैक्स गया रेट तो कम हो जाए तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा ग्रोथ में। टैक्स रेट कम हो जाएगा मतलब अच्छा बात है ना बिजनेस के लिए। ऐसे ही थोड़ा सा आजकल ITC का जैसे प्रॉब्लम है कि ये
तो सिगरेट वगैरह में प्रॉब्लम क्या झेल रहा है, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट हो गया ना इसका। तो जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसमें हर सारा दिन नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट चलता है। मतलब हम ऐसा चीज़ बेचते हैं जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं तो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं ड्यू टू गवर्नमेंट लॉ, ठीक है। अब क्योंकि ये सीन प्रोडक्ट का काम करता है, इसका मेन पैसा जो है वो सीन प्रोडक्ट से आता है ना। सीन प्रोडक्ट समझते हैं ना, पापी प्रोडक्ट, है ना। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो पापी प्रोडक्ट के अंदर आता है, मतलब ये पाप काम है पर फिर भी बेचते हैं। अब फिर बोलेगा सर पाप काम है फिर क्यों करवाते हैं, क्या करते हैं सर, ये अलग बात, इतना बड़ा देश है, पैसा चाहिए, कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन, अच्छा डिफरेंट पार्ट, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। फिर बोलेगा सोशल क्लास हो गया। सो नेगेटिव नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट के साथ इसको ऐसे ही काम करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा टैक्स में राहत आ जाए आईटीसी जैसे बिजनेस में तो उसको तो मतलब ऐसे सीन प्रोडक्ट में भी टैक्स हाई है, अगर कल गवर्नमेंट बोला नहीं हम लोग सिगरेट वगैरह में टैक्स थोड़ा कम कर देते हैं, ऑब्वियसली आईटीसी का शेयर मतलब धड़ कर बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा, नो डाउट। इसमें इसमें बहुत सीन टैक्स लगाया जाता है, उसके बाद से ही तो आईटीसी थोड़ा स्लो पड़ गया, ठीक है। क्योंकि जितना गवर्नमेंट आया मतलब सिगरेट वगैरह में टोबैको प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी ला रहा है तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है ना, इसलिए आईटीसी अपना पूरा नज़रिया बदल रहा है कि सिगरेट तो है ही, वो तो ऐसे ही बिकेगा जितना भी है, लेकिन उसका मतलब होटल बिजनेस में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन होटल बिजनेस में रिटर्न आना अभी चालू नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है, अभी समय लगेगा। ये अभी मसाला वगैरह आ गया, जैसे ये हमारे कोलकाता बेस्ड एक मसाला कंपनी था ना सर, सनराइज, सनराइज हाँ को सर। परचेस कर लिया, है ना। सनराइज मसाला अभी आईटीसी चलाता है, ठीक है। बाकी पैकेजिंग में भी है, ठीक है। आजकल सर आईटीसी आईटी में भी आ रहा है, आईटी सेक्टर से, मतलब बीपीओ केपीओ में भी ये आ रहा है सर, इसका न्यू वेंचर है। तो बहुत लोगों का मानना है क्योंकि आईटी में अभी बहुत गैप है, अभी बहुत ही जगह है सर, स्पेशली टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज दो तीन चार ही है भारत का, तो आईटीसी के पास इतना पैसा है कि वो आईटी हब बना सकता है, ठीक है। तो इसका न्यू वेंचर है और आईटी में पैसा अच्छा है सर, ठीक है। और भारत एक्चुअली सर्विस सेक्टर्स में अभी दुनिया में सबसे बेस्ट है। उसका चेयरमैन कौन है सर? आईटीसी का वो देवेश्वर समथिंग कुछ नाम होता है, नाम भूल जाता हूँ थोड़ा, साउथ इंडियन की पीपल अभी संजीव पुरी है, बट का मेन ओनर जो है संजीव पुरी होगा क्या, तभी संजीव पुरी है, चेयरमैन तो अभी संजीव पुरी है सर, ठीक है सर। अब आगे आगे ये सब और भी बातें होंगे सर, चलो देखते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट पे आते हैं सर, चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इतना देर से मैं आपको बेसिकली हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि कंपनी के बारे में अच्छा भी हो सकता है, कंपनी के बारे में बुरा भी हो सकता है। तो जब बुरा वक्त आता है ना, मुश्किल तब होता है ना। अच्छा वक्त में तो मतलब सर जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है ना वो भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करके अपने आप को हुनू समझ लेता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप एक्सपर्ट हो तो बुरा वक्त में आप क्या करते हो इससे पता चलता है आपका स्टॉक मार्केट कैरेक्टर और स्टॉक मार्केट नॉलेज। क्या बात बात सही है कि नहीं। ऐसे ये नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, जिंदगी के बारे में भी सेम बात है ना। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है, जब सबका किस्मत एज पर दी मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा चल रहा है, मतलब आप कुछ सोच नहीं रहे हो फिर भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, ऐसे मोमेंट में तो अच्छा हो ही जाता है ना। जैसे आपने सोचा नहीं था पास करूंगा बट आप पास कर गए, ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है कभी कभी, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था इतना मार्क्स आएगा पर आ गया है, मैंने सोचा नहीं था कि कुछ अर्निंग बढ़ेगा पर बढ़ गया है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर, कभी कभी क्यों बहुत बार ऐसा होता है कि जब सोची मतलब सोचते कुछ बहुत ज्यादा है पर होता पूरा उल्टा है ना। सेम थिंग होता है कि नहीं होता, बोलो, ठीक है। तो हाँ सर। अगेन सर तो हेजिंग, ठीक है, इसमें आपको हेजिंग करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे लाइफ हो या स्टॉक मार्केट, हेजिंग कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। जैसे मैं आपको वैक्सीन का बात क्यों कर रहा था, वैक्सीन में एक्चुअली आप हेज किया, कोरोना होगा नहीं ऐसा बात नहीं है, कोरोना हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैक्सीन है, अगर आपको वैक्सीन है तो फिर ये सुविधा है कि आपका कोरोना तेजी से नहीं बढ़ेगा, या फिर फीवर होगा लेकिन वो फीवर हॉस्पिटलाइज्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। हेजिंग करना, तो दिस इज हाउ हेजिंग वर्क एक्चुअली इन रियल लाइफ। तो ठीक है सर, हेजिंग आई
हेजिंग क्या है समझ में आप लोगों को इतना तो गारंटी है, समझ में आ गया। बट सर इसको स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करना है, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है। अरे सर क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट रुको सर। सुमित, रोशनी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? है दादा। One of the है most दादा। one of the most important and practical applications of future is hedging. फ्यूचर मार्केट का सबसे बड़ा जो अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कुछ है ना सर, मतलब हम लोग फ्यूचर मार्केट पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, काफी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है ना हेजिंग में। इन द इवेंट ऑफ एनी एडवर्स मार्केट मूवमेंट्स, जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए, ठीक है, या मार्केट के अगेंस्ट में जाए, हेजिंग इज ए सिंपल वर्क अराउंड टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग पोजीशन फ्रॉम मेकिंग अ लॉस। दैट मीन मतलब जैसे हम लोग डे टू डे मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, मतलब आप उसमें स्टॉप लॉस लगा के आप अपना लॉस को कम करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको लॉस होने से ही बचा देता है। लेट मी टू अटेम्प्ट टू गिव यू एनालॉजी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया, जैसे आप गार्डन बनाते हो, ठीक है, गार्डन के बारे में जो मैं बताया वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, गार्डन जैसा एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो चाहे गार्डन का मैटर हो, चाहे वैक्सीन का मैटर हो, ठीक है, ये सब आपको मैं समझा दिया। अच्छा, हेज, बट वाई हेज करना तो है, बट क्यों करना? A common question gets asked frequently when one discuss about hedging is why really hedge a position? क्यों अपना positions पे hedging करें? Imagine a trader or an investor has a stock which he has purchased at rupees 100. Suppose आपने कोई stock purchase किया 100 रुपीज में, या कोई भी रुपीज में खरीदो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। किसको लेना है, चलो आज आईटीसी का बात चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप आईटीसी को ले लो। क्या दाम चल रहा है, ये 290 समथिंग चल रहा है। तो अब आपका मन हुआ आप आईटीसी खरीदना चाहते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि आईटीसी 100 का है। नाउ ही फील्स द मार्केट इज लाइकली टू डिक्लाइन, बट आपको फील हो रहा है कि मार्केट गिर जाएगा। लेकिन सर ये फीलिंग्स में ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों में मैं देखता हूँ कि मतलब मार्केट में आता है कुछ दिनों में, फिर जैसे ही मार्केट कम चलता है ना वो डर जाता है, जैसे ही मार्केट बढ़ जाता है ना तो वो खुश हो जाता है, अरे क्या। हाँ बोलो, समझ में नहीं आया सर, आवाज़ थोड़ा कट गया। हेलो, कोई कुछ बोला, ईशा या रोशनी? हेलो, नहीं सर, हम कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले, किसी का एक आवाज़ आया, रोशनी जो है। रोशनी का কিছু বললি রশনি? না দাদা। না, তাহলে একটা লেডিস গলা হলো, মানে একটা গার্লস এর মতো আওয়াজ হলো। আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा देखो, तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि सबसे फॉर एग्जांपल आप 100 में एक स्टॉक बाई किया। अब ये जो फील है ना, देखो सर बात फील का है, अब फील दी मार्केट। अब ये बात सुनना अच्छा लगता है कि फील दी मार्केट, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सच में मार्केट को फील करना सीखना पड़ेगा। Now he feels the market is likely to decline and so would his stock. तो अगर मार्केट गिरेगा तो उसका स्टॉक भी गिरेगा। से फॉर एग्जांपल वो निफ्टी 50 का कोई स्टॉक लिया था, तो निफ्टी 50 गिरता है तो उसका स्टॉक भी गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। गिवन दिस ही कैन चूज टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग, टेक नो एक्शन। मतलब मानो कि जब आपको पता चलता है कि मार्केट गिरने वाला है, निफ्टी 50 गिरने वाला है, मतलब मार्केट बेरिश में जाने वाला है, आपके पास 3 ऑप्शन है। अब क्या कर सकते हैं? एक काम करो सर, टेक नो एक्शन, कुछ मत करो, लेट his stock decline and with a hope it will eventually bounce back। तब 100 का स्टॉक था, आपने सोचा कि ये मार्केट गिरेगा, तो मार्केट गिरेगा तो आपका 100 वाला स्टॉक भी गिरेगा और ये गिर के 80 में आ जाएगा। तो अभी 80 में गिर के आ गया, बट आप अभी सोच रहे हो कि सर फिर से ये 80 से 100 में वापस जाएगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते सर, बोलो। ये एक सोच है। हेलो, ये एक फीलिंग्स है ना मार्केट में। सिमिलरली आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है कि सेल द स्टॉक। आप एक काम करो, जैसे आपको पता चला मार्केट गिरने वाला है तो बेच दो, ठीक है, एंड होप टू बाई इट बैक लैटर एट ए लोअर प्राइस। जब कम हो जाएगा फिर सस्ता दाम में खरीद लेना,
और फिर जब मार्केट बढ़ जाएगा फिर बेच देना है ना। आपके पास एक तीसरा ऑप्शन है, हेज दी पोजीशन। सर बाकी दो कॉन्सेप्ट तो फिर भी समझ में आ गया, लेकिन हेज में क्या करेंगे? ठीक है, हेज में क्या करें और क्यों करना है, यही सवाल है। हेज बट वाई फर्स्टली, और इसमें फ्यूचर मार्केट हेज के लिए कैसे काम किया जाता है, मतलब फ्यूचर एंड स्पॉट का एक बहुत अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब एक जोड़ी है जो किस तरह से हेज करने में आपको हेल्प करेगा। देखो, फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंस व्हेन द ट्रेडर डिसाइड नॉट टू हेज। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर आप हेज करने का ना सोचते हो तो फिर क्या होगा। इमेजिन आपका स्टॉक 100 में था, सिंपल एक 100 का स्टॉक ले लिया, लेट अस से ये डिक्लाइन करके 75 में आएगा। मैंने 80 माना था, ये 75 बता रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो वी विल एज्यूम इवेंचुअली एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीत जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, stock will bounce back to rupees 100. So the point here is, when stock eventually moves back to its original price, why should one really hedge? अगर स्टॉक फिर से अपने पोजीशंस पे पहुंच जाएगा तो फिर हम हेज क्यों करें? तब तो हेज करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेल, you'd agree the drop from 100 to 75 is almost 25%. 100 से 75 पे गिरना कितना परसेंटेज हो जाएगा? 25%, yes or no? Yes, sir. However, when the stock has to move back from 75 to 100, it is no longer a scale back of 25%. Instead, it works out to that stock has to move by 33.33%, मतलब at least 1/3। तब तो समझाता हूँ मैं क्या है 33.33 का क्या खेल आ गया। मतलब जब मार्केट गिरा था, 100 से 75 हुआ था, तब आपने 25% का लॉस खाया था और लॉस में ही अभी हो। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि मार्केट फिर से बढ़ने वाला है, 75 से 100 हो जाएगा, बट it is no longer a scale back of 25%. Instead, it works out that the stock has to move by 33.33% to reach the original investment value. This means when the stock drops, जब stock गिरता है, it takes less effort to do so, but it requires extra effort to scale back to the original value. मतलब आपको मैं समझाता हूँ। देखो सर, ये समय का खेल है। आप लोगों को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास जो लोग स्टार्ट कर चुके हो, उस पे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, या फिर जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करते हो, वहां पर हम लोग एक बात करते हैं सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का करते हैं ना सर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात करते हैं। आई होप सुमित, रोशनी, ईशा, सुमित जी को शायद अभी तक बेसिक्स का क्लास नहीं मिला होगा, बट बाकी लोग थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा जान सकते हो। बोलो सर, सुना है ना आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात, है दादा। हाँ सर। है ना। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ सर, एक ऐसा स्टॉक का नाम बताओ जो थोड़ा रिसेंटली थोड़ा जोर से गिरा है, जैसे LIC। चलो अच्छा है। দাদা এটা নিতে বারণ করেছিলাম, আইপিও শুনলেন না। मैं तो IPO के बाद लिया, তাহলে ঠিক আছে। जब मार्केट गिरा था तब लिया था। अभी थोड़ा सा लॉस में भी नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है। अच्छा, जैसे 6 मंथ्स, ठीक है, ये मार्केट में जब आया था 850 से 900 के बीच में आया था, ठीक है, 850 से 900 के बीच में आया था, कुछ डिस्काउंट दिया गया था, कोई LIC पॉलिसी होल्डर्स वगैरह ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ सर, ये देखो स्टॉक मार्केट में IPO में कितना दिन हुआ, 6 मंथ्स नहीं, 6 मंथ 2 मंथ्स हुआ होगा हार्डली। सुमित তাই তো 2 মাস মতো হয়েছে। হ্যাঁ, 2 মাস মতো হয়েছে, এরকম हाँ এর বেশি হবে না। हाँ हाँ, मई में आया था, ठीक है। अब सर यहाँ पर एक खेल देखो, अब मानो अब थोड़ा सा ट्रेडर पर्सपेक्टिव से सोचो, जो शॉर्ट टर्म खेल रहा है। देखो सर, जो जो लोग इस पॉइंट में खरीदा है ना, 850 900, मैं अभी भी बोलूंगा डोंट वरी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है ना, 2 years 3 years के लिए, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि LIC कम बैक करेगा, ओवरकम करेगा, ठीक है। बिकॉज हाई ग्रोथ कंपनी है, मतलब ग्रोथ थोड़ा कम है पहले से, बट हाई वैल्यू বেকার कंपनी है। স্টক, नहीं नहीं বেকার तुमको, স্টक दादा, পারলে नहीं বেশি बेकार দাও। नहीं है, नहीं बेकार नहीं है, तुमको पता नहीं है, जब समय आएगा आप समझ में आएगा। बेकार नहीं है, बेकार नहीं है, देख लेना तुम। अच्छा जैसे ITC में भी लोग बेकार बोलता है, देखा ना, হ্যালো, ITC पे बेकार नहीं है। हाँ बोल।
রিজন আছে, তার জন্য বললাম। রিজন হচ্ছে, প্রথম রিজন হচ্ছে এলআইসির যা টাকা রয়েছে, ঠিক আছে, হুম তুমি হুম যদি কোনো এজেন্টের সাথে কথা বলো, হুম ঠিক আছে, প্রথমে বলবে যে তোমার ওরা যা মানে তোমার থেকে যা প্রিমিয়াম নেয় হুম মান্থলি, ধরো তুমি যাই প্রিমিয়াম দাও, প্রথম বছর ওদের বোনাস থাকে হচ্ছে 30%। তুমি যে অ্যামাউন্টটা ইনভেস্ট করো তার 30% এলআইসি পলিসি মানে এজেন্ট পায় অনলি, ঠিক আছে। হুম হুম তারপর ফ্ল্যাপ, তারপরে হচ্ছে তোমার 20%, তারপরের বছর থেকে মানে 3 বছর স্টার্টিং থেকে যতদিন তুমি করবে 5% করে কমিশন পাবে। এবার হুম প্রথম বছর কমিশনটা আলটিমেটলি তোমার দেওয়ার দরকার 15%, হুম তারপরেরটা দেওয়া দরকার হচ্ছে 7%, তারপরেরটা দেওয়া দরকার 3%, কিন্তু 50% বোনাস পায়। তাহলে আমি অ্যাজ এ যদি ইনভেস্টার আমি ইনভেস্ট করি, ইনভেস্ট করা মানে আমি কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার, মানে আমি কোম্পানির মালিক। তা আমি হুম কেন এরকম কোম্পানিতে ইনভেস্ট করব যেখানে 90% টাকা পলিসি হোল্ডারদের থেকে আসে? সরকার যা বলবে, মানে সরকারের কোম্পানি প্রথমত এখন পাবলিক কোম্পানি হয়ে গেছে, যারা মালিক তাদের কোনো কথার কোনো মানে ইয়েই থাকবে না, মানে ভ্যালুলেস কথাবার্তা বলবে, কিন্তু পলিসি হোল্ডার যেটা বলবে সেটাই সর্বে সর্ব। তাহলে আমি কেন এমন কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবো? বেকার। 90% টাকা তো পলিসি মানে পলিসি হোল্ডার যা বলবে তাই হবে, ওদেরকে বোনাস দিতে হবে, নইলে কাজ করবে না। এই জন্যই नहीं আমি বলি। नहीं नहीं, तेरा तेरा एनालिसिस खराब, तू गलत नहीं बोल रहा है। इट्स अनदर पैरामीटर, बट इसका इसका वैल्यूएशन का फिर से ये मार्केट क्यों ग्रो कर रहा है, इसके पीछे वन ऑफ द रीजंस जो है, ये जो रिसेंटली जो ग्रोथ आप देखोगे, ठीक है, लास्ट कुछ दिनों से 670 से ये फिर से देखो इतना नीचे आ गया था, फिर से ये बाउंस बैक कर रहा है। इसके पीछे रीजन है सर, देखो एलआईसी बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी है, और इसके पास बैठे बैठे ऐसे ही पैसा आता है, ठीक है, बिकॉज प्रीमियम के कारण। और ये बेसिकली एक अनसर्टेन फ्यूचर के बारे হ্যাঁ, में আর लोग একটা, सोच के, इसका पॉजिटिव হ্যালো, एरिया क्या है, हाँ सुन लो एक बार थोड़ा सा না इसका। हाँ बोल बोल এটা बोल बोल। বলে নি তারপর। अच्छा আর बोल। একটা পয়েন্ট আছে, যেটা তুমি মিউচুয়াল ফান্ডে আমরা বেসিক্যালি ডিসকাশন করি, যেটা হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে তোমার ডাইরেক্ট প্ল্যান, একটা রেগুলার প্ল্যান, ঠিক আছে। এখনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু কোনো ডাইরেক্ট প্ল্যান এখনো পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেনি, প্রথম ফার্স্ট यस পয়েন্ট। यस সেকেন্ড यस। পয়েন্ট হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যদি তুমি এলআইসি অন্য কোনো আদার ফিল্ডে যদি তুমি চলেও যাও, তাদের অনলাইন সেক্টর পাবে তুমি, যেমন হচ্ছে তোমার আদিত্য বিড়লা সান লাইফ, তুমি यस यस অনলাইন यस পাবে। यस। আইসিআইসিআই তুমি অনলাइन সেক্টর পাবে ইনভেস্ট করার জন্য। কিন্তু এলআইসি এমন একটা জিনিস যার কোনো অনলাইন সেক্টর নেই, ওই नहीं नहीं, জন্যই আমি কথাটা বললাম। आ কিন্তু এদের जाएगा, কোনো ডাইরেক্ট প্ল্যান নেই, রেগুলার आ প্ল্যান। जाएगा, তার आ মানে जाएगा। মানুষও ধীরে ধীরে আপগ্রেড হচ্ছে, মানুষও বুঝতে পারছে ডাইরেক্ট আর রেগুলারের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে। সুতরাং আমার মনে হয় না যে ইন ফিউচার কোনো গ্রোথ আছে। अच्छा अच्छा, अरे गवर्नमेंट भी तो अपने इसको डेवलप करेगा। ठीक है, चल समय मैं बाद में इसके बारे में एनालिसिस करूंगा, मतलब ये एलआईसी का फंडामेंटल्स है, एलआईसी का पॉजिटिव नेगेटिव में बात हो रहा है, बट अब इस पॉइंट पे नहीं आते। हाँ सुमित, ठीक है, एक क्लास रखूंगा फंडामेंटल जब स्टार्ट करूंगा, तब एलआईसी का पॉजिटिव नेगेटिव में, जैसे हम लोग पहले भी किए हैं बहुत सारे स्टॉक पे, याद है ना तुझे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव में बात करेंगे, और फिर डिसीजन लेंगे, जैसे जैसे लोगों का परसेप्शन बनेगा वैसे ऐसा करेगा। आप लोग फ्री हो यहाँ पर, तो कोई ऐसा नहीं है कि सब सब मतलब सभी का परसेप्शन का मतलब जरूर है सर, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब मार्केट है, ओपन मार्केट है, अलग अलग परसेप्शन बिल्ड हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बस इतना हेजिंग समझा रहा हूँ आपको कि जैसे ये मार्केट में जैसे ही आया था, मार्केट में ये धड़ाधड़ गिरने लगा था। अब इसी होप से बहुत लोग हैं, जैसे 2 महीने में देखो कि जिनका मार्केट गिर गया था, ठीक है, जो 700 750 में लिया है, जैसे मेरा मोस्ट प्रॉब्ली 700 750 में लिया हुआ था, तो उसके बाद भी ये और नीचे आया था, तो वापस ये अपने आप को कवर किया है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है। अब उम्मीद ये है कि कम से कम अपने आईपीओ स्टेज में वापस आ जाए, ठीक है, तो आ जाएगा। उसके बाद क्या ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, जिसको लेके सुमित अभी बात कर रहा था, ठीक है, ये सुमित अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बट अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, मैं बाद में बात करूंगा उस मैटर में, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट, अगर आपको पता चल जाता है कि मार्केट गिरने वाला है और आपको फिर लग रहा है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा, ठीक है, तो जैसे एलआईसी में इंडिविजुअल स्टॉक है, एलआईसी रिसेंट ट्रेंड में आया है, और इसके बारे में एक लोगों के मन में बात था। लेकिन एक बात देखना सर हमेशा, कि जितना जल्दी मार्केट गिरता है ना, ये बात आप लोग ख्याल कीजिएगा, कि जितना जल्दी मार्केट गिरता है उसको वापस मूव करने में उससे ज़्यादा समय लगता है। ऐसा आप लोगों ने देखा कभी, मतलब अगर मार्केट में कुछ स्पेशल फोर्स काम ना किया हो, तो मार्केट को ग्रोथ करने में वापस समय लगता है। एक्सिस बैंक। हाँ सर बोलो। एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक। बहुत चलो एक बहुत तेजी से गिरा है, 790 में आपका 640 में, और अब जब रिट्रेसमेंट हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो।
ये सर ये होता है सर, ये कॉन्सेप्ट जो है ये होता है, ठीक है। क्यों होता है, इसके पीछे मेन रीजन नहीं है सर, समय एक बात है, और दूसरा बात जब कोई मार्केट गिर जाता है ना, तो उसके बाद जब तक कोई प्रॉपर फोर्स ना आता है, ठीक है, प्रॉपर फोर्स मतलब मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है, मार्केट बहुत बुलिश है ड्यू टू एनी रीजन, देयर आर लॉट्स ऑफ अलग अलग पैरामीटर्स, मैं आगे आगे बात करूंगा। तो अगर मार्केट में कुछ किसी कारण से बहुत सारा तेजी आ जाता है, ठीक है, तो उसमें अगर इसमें भी तेजी आ जाए दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट अगर एज सच कोई तेजी नहीं है, इस हालत से एक स्टॉक गिरने के बाद उसको वापस बाउंस बैक करने से समय लगता है, और ये समय के कारण आपका ये जो 25% का डाउनफॉल था, उसका एक हम लोगों ने जस्ट एक सिंपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया कि जिसमें मेरा 25%, ठीक है, 25% मेरा डाउन हुआ था, उसको वापस आने में 33.33% समय लग जाता है, मतलब परसेंटेज गैप आ सकता है। तो ये जस्ट एक पैरामीटर है, मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 से 75 आया 25, भले ही 75 से फिर से 100 में जाएगा, 75 से फिर से 100 में जाएगा, तो आपका एब्सोल्यूट देखोगे तो 25, बट इसका मतलब कंपाउंड करके देखोगे ना समय के साथ, तो 33% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली टाइम एक बहुत बड़ा मैटर काम कर जाता है, समय के लिए वो जो परसेंटेज प्रोपोर्शनेटली है वो बढ़ जाता है। तो ठीक है, अब ये उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास एक बार पढ़िएगा ना, आपको क्लियरली आएगा कि ये टाइम का क्या खेल है, ठीक है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे पहुंचने में नॉर्मली एक बार गिरने के बाद वापस जाने में समय लगता है। दिस मीन्स व्हेन द स्टॉक ड्रॉप्स इट टेक्स लेस एफर्ट टू डू सो, बट इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू स्केल बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। ये आम तौर पे है, इन एवरेज केस ऐसा ही होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल होता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ऑल्सो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा, स्टॉक्स डू नॉट रियली गो अप दैट इजीली अनलेस इट हैज अ ड्रैगिंग बुल मार्केट। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ बुल मार्केट का चल रहा है, hence for this reason whenever one anticipates, जब कोई एंटिसिपेट ये करता है reasonably massive adverse movement in the market कि मार्केट बहुत जोर से कुछ नीचे आने वाला है, it is always prudent to hedge the positions। अगर आपको पता चल जाता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो आप अपनी पोजीशंस को हेज कर लो, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब क्यों, उसका जवाब आगे देखिए सर। बट इसमें और एक ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन में क्या था, पहले सेल कर दो फिर बाद में लोअर पॉइंट में खरीद लो। What about second options? Second options where the investor sells the positions and buy back the same at a later stage। इसको लोग बहुत लोग एवरेज आउट करना सोचते हैं कि अभी सेल कर देते हैं, प्रॉफिट नहीं है, बट बाद में कम दाम में खरीद के फिर से बाई उसी दाम पे बाई कर लूंगा, ठीक है, सेल कर दूंगा। तो मतलब मैं कहने क्या चाहता हूँ, मानो आपने 100 में बाई किया था, ठीक है, अब आपको लग रहा है मार्केट गिरने वाला है, तो मार्केट किसी कारण से 98 समथिंग चल रहा था, मार्केट गिर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत लॉस के साथ या 100 में ही बेच दिए, ठीक है, तो आपने पहले ही 100 में ही सेल कर दिया, तो बेसिकली आपका प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, या फिर 2 रुपीज करके पर शेयर का लॉस हो गया। अब आपका चल क्या रहा है मन में कि ठीक है, अगर ये 100 से 80 में आएगा, 75 में आएगा, तो 75 में बाई करूंगा, 75 में बाई करूंगा, फिर जब 100 होगा तो बेचूंगा, ये सोच एक होता है, ठीक है। बट सर ये इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग मैटर, इट्स रियली अ टाइम टेकिंग मैटर। मैंने एक बार एक स्टॉक के साथ ऐसा करने का कोशिश किया, अब मैं सक्सेसफुल रहा, बट बहुत समय लग गया, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन सा स्टॉक था, ठीक है। तो ये देखो सर, इन्वेस्टर सेल्स द पोजीशंस एंड बाइज बैक द सेम एट द लेटर स्टेज, रिक्वायर वन टाइम टू मार्केट, इट इज नॉट समथिंग इजी टू डू। मतलब ये सीरियसली इट्स अ ह्यूज टाइम टेकिंग मैटर हो सकता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या होने वाला, ठीक है। बिसाइड्स व्हेन द ट्रेडर ट्रांजैक्ट्स फ्रीक्वेंटली, ही विल आल्सो नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल में जो टैक्स होता है उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। टैक्सेशन का एक अलग से बताएंगे सर कि ये शेयर मार्केट का टैक्सेशन का क्या खेल है, अभी थोड़ा टैक्सेशन को मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। नीडलेस टू से फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन आल्सो इनकर्स एडिशनल ट्रांजैक्शन फीस, अब बार बार ट्रांजैक्शन करोगे ट्रांजैक्शन फीस भी लगेगा, तो ये सब मैटर है, टैक्स का भी एक मैटर आता है, और सबसे बड़ा बात टाइम का मैटर है। आप सोच रहे हो कि सर मेरा कौन से स्टॉक के साथ ऐसा हुआ था, एक स्टॉक था, कोरोना पीरियड का बात है, कैसीनो बनाने वाला कंपनी है, क्या नाम है इसका, डेल्टा क्रॉप, डेल्टा कॉर्पोरेशन, यस। ये वाला शेयर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग कम लगाया था, किसी के कहने पे किया था, ठीक है। ये मैंने बाई कर लिया था 170-80 के आसपास, मतलब जैसे रेंज अभी चल रहा है ऐसे रेंज में मैंने बाई किया था, ठीक है। फिर ये स्टॉक गिर के, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था, मतलब मैं आपको बोलना चाहता कि मैंने बाई कर लिया था 160-70 इस रेंज पे, रेंज सही था मेरा, मेरा रेंज में गलत नहीं था सर, ठीक है। किसी ने कहा था पर मैंने एनालिसिस किया था
और मैंने 170 के आसपास में परचेस किया था, एंड दैट्स अ राइट टाइम, नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया बोलो तो सर, उसके बाद कोरोना आ गया। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? तो एनालिसिस सही था, जिसने भी मेरे को सजेस्ट किया था, मेरे ही स्टूडेंट ने किसी ने सजेस्ट किया था। तो उसके बाद कोरोना आ जाने के बाद ये स्टॉक गिर के, देख सकते हैं आप कहाँ गिरा था, हेलो, 62। हाँ सर, ये कैसीनो वगैरह बंद हो गया था इसलिए ना। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, होना ही था, क्योंकि इसका बिजनेस टोटली, तो मेरा बहुत सारा पैसा था इसमें। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा कि क्या ये पैसा रिकवर होगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा उम्मीद, ऐसे थोड़ा सा मैं पेशेंस वाला बंदा हूँ, ये थोड़ा सा मुझे हेल्प करता है। तो हेजिंग के बारे में नहीं सोचा मैंने, ठीक है यार, ये ऐसे कोरोना पीरियड में कौन हेजिंग करेगा, छोड़ो यार। तो फिर मैंने होल्ड करके रख दिया, मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया था, मैंने होल्ड करके रख दिया। और आप देख सकते हो मोटा मोटी फिर से इसका 170 में आने पे समय क्या लगा देखो, 2021 के जून, 2020 के दिसंबर में ऐसा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल। हाँ सर, 1.5 साल है ना। आप सोचो 1.5 ईयर्स, नॉर्मल ट्रेडर जो होते हैं ना, वो इतना पेशेंस वाला नहीं होता। मैं थोड़ा टीचर इंसान, थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना पसंद करता हूँ। अब चुपचाप बैठ गया, कवर हुआ, लॉस मेकअप हुआ मेरा। लेकिन हाँ, लॉस से मेरा प्रॉफिट भी दिया, बट उसके बाद मार्केट में बुलिशनेस आया। देखो सर, पेशेंस काम कैसे दिया मेरे को, ठीक है। पेशेंस कैसे काम दिया, मार्केट ऐसे बुलिशनेस चालू हुआ, अगला 2-3 महीने में इसका स्टॉक का प्राइस मोटा मोटी मैंने यहाँ पर आके सेल किया था 300 समथिंग में, ठीक है। अगला 5-6 मंथ्स में मार्केट बहुत अच्छा ओपन हुआ था, और 300 समथिंग में मैंने 310-15 में मैंने सेल करके निकला था, ठीक है। तो इतना दिन का मतलब 1 साल का वेट मेरा सार्थक हो गया, ठीक है। सर कितना शेयर लिया था आपने? था करीब, कितना होगा, 50-100 के आसपास था, मोस्ट प्रोबेबली 100 के आसपास था। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। हाँ बोलो। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। हाँ सर, एग्जैक्टली, मतलब ऐसे देखो, नॉर्मल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में इट्स रियली टफ, रियली टफ, मतलब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में बहुत ही मुश्किल है कि 1.5 साल कौन वेट करेगा सर। ये तो बस अंदर का एक पेशेंस है, बैठे रहा, मुझे पता था मार्केट ओपन होगा तो ये शेयर जंप करेगा, बट इट्स ह्यूज टाइम सर, ह्यूज टाइम टेकिंग। तो फिर भी मैंने अपने एक एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। तो ऐसा सिचुएशंस आप लोगों के साथ भी आ सकता है, बट ये सेकंड ऑप्शन था सर, ये सेकंड ऑप्शन था, बट इससे भी एक और एक बेहतरीन उपाय है, ठीक है। अब बेहतरीन है कि नहीं है वो तो आपको समय बताएगा, बट ये भी एक अनदर ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड हेजिंग, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन था। तो सेकंड ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि रिस्क, ठीक है, अब आपको रिस्क समझना, ठीक है। जो डे टू डे बेसिस में ट्रेड करते हैं ना, इनको रिस्क को कंट्रोल करना आना चाहिए। So before we proceed to understand how we could hedge our position in the market, I guess it is important to understand what is that we are trying to hedge. Quite obviously, as you can imagine, we are hedging the risk. But what kind of risk? हम रिस्क को हेज करते हैं। हेज किसको करते हैं? मार्केट गिरने वाला है, मेरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, मैं हेज करना चाहता, जैसे आपका गार्डन बन गया था, गार्डन में फूल फल सब आ गया था, फूल फल आ गया था, आपका गार्डन पूरा बन गया था, लेकिन आप गार्डन को हेज कर दिए थे, किससे? फेंसिंग करके, गाय भैंस से, बकरी से बचाने के लिए। इसी तरह से मार्केट में भी ऐसे राक्षस आता है। अब मार्केट का राक्षस कौन है? मार्केट में राक्षस कौन है सर? हर हर फील्ड में राक्षस होता है सर, ठीक है। हर फील्ड में, जैसे पॉलिटिक्स में राक्षस होता है, जैसे फैमिलीज में भी राक्षस होता है ना सर, होता है सर, हर फील्ड में राक्षस होता है। जैसे मार्केट में भी राक्षस होता है, जिसमें दो तरह का रिस्क नजर आता है, एक सिस्टमेटिक और एक अनसिस्टमेटिक। सर इसमें सिस्टमेटिक क्या है, अनसिस्टमेटिक क्या है? तो चलो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं दोनों रिस्क, तभी जाके आपको हेज समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज हो जाएगा सर, ठीक है। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, द स्टॉक कैन डिक्लाइन रिजल्टिंग इन लॉस फॉर यू फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बात हो रहा है। जैसे देखो, यहाँ पर नॉर्मली पहले बात हो रहा है डिक्लाइन रेवेन्यू, मानो कि कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है।
हाई लेवरेज मतलब रिस्क टेकिंग। हाई लेवरेज का क्या होता है, लेवरेज मतलब कंपनी का फाइनेंसिंग रिस्क ज्यादा हो जाने को भी लेवरेज कहते हैं, ठीक है। तो हाई लेवरेज मतलब कंपनी का बहुत जरूरत से ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, आई थिंक रोशनी को याद होगा, हाल फिलहाल में रोशनी में भी पढ़ा है। रोशनी याद है ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंसिंग लेवरेज? है दादा। थैंक यू सर, ठीक है। तो लेवरेज एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, जो हर बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो ऑपरेटिंग लेवल में क्या रिस्क आ सकता है, फाइनेंशियल लेवल में क्या रिस्क आ सकता है, वो आपको लेवरेज में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी डिटेल्स में समझ में आता है, ठीक है। मैं उतना डिटेल्स में तो अभी नहीं जा पाऊंगा। एंड मैनेजमेंट मिसकॉन्डक्ट, पॉइंट भी नोटेड सर, मैनेजमेंट मिसकॉन्डक्ट। अब इसी मुद्दे पे आगे थोड़ा बढ़ना है कि अगर आपको पता चलता है कि बिजनेस का रेवेन्यू कम होने वाला है, प्रॉफिट मार्जिन कम होने वाला है, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज दोनों बढ़ रहा है, मैनेजमेंट मिसकॉन्डक्ट हो रहा है, all these reasons represent from a risk. In fact, there could be many other similar reasons and this list can go on. However, if you notice, there is a one thing common in all these risks. They are all company specific risk. ये जो रिस्क का मैंने बात किया, ये सब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, मतलब ये कंपनी का इंटरनल मैटर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है मैं उसी को उठाता हूँ, बाकी आप बाद में कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेना। इमेजिन यू हैव इन्वेस्टेबल कैपिटल ऑफ 1 लाख, आपके पास 1 लाख है। यू डिसाइड टू इन्वेस्ट दिस मनी इन HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल है, आप किसी में भी इन्वेस्ट करें। फ्यू मंथ्स लेटर HCL मेक्स अ स्टेटमेंट दैट देयर रेवेन्यूज हैव डिक्लाइंड। कहाँ पता चलता है सर? न्यूज में आता है, कंपनी का जो रिपोर्ट आता है ना क्वार्टरली, उसमें आता है, ठीक है। तो क्वार्टर रिपोर्ट आने से पहले ही कंपनी ना एक स्टेटमेंट निकालते हैं, ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार डिक्लाइन करेगा, मोस्ट प्रोबेबली इस बार बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा बढ़ेगा, और जो बोलेगा ना उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है, जानते हो ना सर। मार्केट इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है आज के डेट में, ये 1990s नहीं है, ठीक है। 1990 में समय ऐसा था जब झूठ बोल के भी मार्केट चलता था, बट आजकल झूठ बोल के मार्केट चलाना मतलब इम्पॉसिबल हो चुका है। मतलब आप किसी भी तरह का मैनिपुलेटिव बातें नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट बिकम्स अ ट्रांसपेरेंट एरिया। सब डेटा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, जो बोलोगे अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे स्टॉक में कभी मतलब ग्रोथ ही नहीं दिखेगा। तो HCL ने कुछ ऐसा मतलब जो हो रहा है वो बताएगा। और आजकल गवर्नमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, कंपनीज लॉ है, सबके हिसाब से चलना पड़ता है, ऑडिट रूल्स है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये सब सबमिट करना पड़ता है। तो कंपनी का डेटा ना हमेशा मार्केट में अवेलेबल होता है, साइड में जाओ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि HCL का स्टॉक प्राइस क्या होगा अगर मैनेजमेंट बता रहे कि रेवेन्यू गिरने वाला है? क्या होगा? HCL स्टॉक प्राइस विल डिक्लाइन, नो डाउट, क्योंकि मैनेजमेंट खुद बता रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या बोलता है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर अदानी का था, ये अदानी पोर्ट का रिपोर्ट है सर, ठीक है, 2021 का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें आप अगर कंटेंट में जाते हो, ये एनुअल रिपोर्ट होता है सर, एनुअल रिपोर्ट रीड करना आपको आना चाहिए आप लोगों को, चाहे आप इन्वेस्टर बनो या ट्रेडर बनो। बट कौन क्या बता रहा है सभी के साथ आपको ना हमेशा कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी अपना स्टॉक को बचा नहीं पाओगे। ये देखो सर, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज मोर देन जस्ट अनदर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, इट हैज इमर्ज्ड एज एन इंडस्ट्री प्रॉक्सी एंड बैरोमीटर ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये सर, ये बात मानना पड़ेगा, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 5 फर्स्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये कंपनी अपने बारे में बता रहे हैं, आप फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका कुछ प्रूफ भी है। तब कंपनी अपने बारे में, आवर बिजनेस, ठीक है, कंपनी का अपना बिजनेस के बारे में बताते हैं। चेयरमैन जो है, ठीक है, गौतम अदानी, वो अपने बिजनेस के बारे में क्या बता रहा है। देखो सर, अगर जो ओनर है वो अपने बिजनेस के बारे में पॉजिटिव है तो दुनिया भी अपने उसके बिजनेस के बारे में पॉजिटिव होगा। अगर आप ही आपके बिजनेस के बारे में पॉजिटिव नहीं बोलोगे तो फिर दुनिया भी आपके बिजनेस के बारे में नेगेटिव हो जाएगा। हेलो, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हम अगर अपने देश के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, तो फिर देश नेगेटिव जाएगा। अगर हमारे देश के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या सोचता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट का सोच और मैनेजमेंट का रिजल्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट मैटर है। सोचना तो हम लोग सोच में ख्याली पुलाव भी पका सकते हैं, ख्याली पुलाव समझते हैं ना, लेकिन ख्याली पुलाव कितना है और रियल लाइफ चैलेंज कितना है, इसमें फर्क आता है। तो कंपनी को एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमेशा फुलफिल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट में वो सामने आ जाता है,
ये देखो, ये अदानी का वेस्ट कोस्ट कैपेसिटी, ईस्ट कोस्ट कैपेसिटी, मतलब कितना मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी अभी डे टू डे बेसिस में, ईयरली बेसिस में ये टैकल कर रहा है इंडिया के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में। ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है। और अदानी का शेयर का दाम भी किस तरह से ग्रोथ किया है उसका नजर भी आपको आ जाएगा। टू 2019-20 में मेरा फेवरेट स्टॉक था ये, अभी थोड़ा सा स्लो हो गया, काफी दिनों से है ना। देखो सर, मैं क्यों बोला 2019-20 में मेरा फेवरेट स्टॉक था, देख रहा है? उस टाइम पे जो लोग लाइव क्लास करता था, मुझे याद होगा, उन लोगों को जरूर याद होगा, अदानी के बारे में बहुत बात करते थे। स्पेशली मैं उस टाइम पे बेसिक्स का लाइव क्लास बहुत ज़्यादा लेता था। रोशनी मुने पड़े, रोशनी सुमित को याद आ सकता है, है दादा। हेलो, है ना? उस टाइम पे अदानी के बारे में सीरियसली मेरा फेवरेट स्टॉक क्यों था, आप देखो 300, 350, 250 ऐसे रेट में, रेंज में चलता था, ठीक है। और मैं क्लास में हमेशा बात करता था, भाई अदानी पोर्ट ले लो, चुपचाप ले लो, चुपचाप ले लो, देखो। लेकिन हाँ, काफी दिनों से थोड़ा सा साइडवेज में चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा हाई गया है, बट वापस 700 के रेंज में ही जा रहा है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट मुद्दा, उस मुद्दे पे नहीं चलते। अब आई होप यू समझ रहे हो आप कि मैनेजमेंट क्या कहता है कंपनी के बारे में। जैसे HCL के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और आपको मैं अदानी के बारे में भी बोला, ठीक है। तो मैनेजमेंट का सोच इंपॉर्टेंट है स्टॉक की ग्रोथ के बारे में, स्टॉक के डिक्लाइन के बारे में। तो अगर मैनेजमेंट ने बोला रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा तो करेगा, नो डाउट करेगा, बिकॉज उनके पास अकाउंट्स है, ठीक है। लेकिन दिस न्यूज विल इम्पैक्ट HCL कॉम्पिटिटर्स। अगर ऐसे बंगाली में कहावत है सर, कारो पौष मास तो कारो सर्वनाश, ठीक है। तो अगर HCL का डिक्लाइन करेगा तो उसका कॉम्पिटिटर का बढ़ने का चांसेस आ जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि इंडिविजुअल मैटर है, मार्केट मैटर नहीं है, ठीक है। HCL कॉम्पिटिटर लाइक टेक महिंद्रा, माइंडट्री, ठीक है, इस तरह का और भी IT कंपनीज है। स्टॉक प्राइस लाइकवाइज इफ द मैनेजमेंट इज गिल्टी of any misconduct, then Tech Mahindra stock price will go down and not its competitors. मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, किसी कारण से कोई केस चल रहा है, तो उसका स्टॉक में डिक्लाइन होगा, कॉम्पिटिटर का नहीं। तो ये जो मैं बात कर रहा ना, दिस रिस्क विच आर स्पेसिफिक टू द कंपनी अफेक्ट ओनली कंपनी इन क्वेश्चन एंड नॉट अदर्स। सच रिस्क आर ऑफन कॉल्ड द अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो रिस्क कंपनी पे डिपेंड करता है, इस रिस्क को अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो फिर अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड। अब आप अनसिस्टमेटिक, हाँ बोलो। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, थोड़ा। जैसे कंपनी कोई फैक्ट्री है, कोई यूनिट है, उस पर लॉकआउट लग गया, तो भी अनसिस्टमेटिक रिस्क पर्टेनिंग टू दैट कंपनी होगी। तो कोई कंपनी है, उस पर क्या लग गया? लॉकआउट लग गया सर, फैक्ट्री है, तो लॉकआउट लग गया। हाँ, ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। सभी ऐसा को ऐसा क्लासिफाई, कोई अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ, वो अनसिस्टमेटिक रिस्क में आएगा। जैसे मानिए कि रिसेंटली आप जैसे बोल रहे हैं, ऐसा हुआ है, मुझे एक बड़ा कंपनी का नाम याद आ रहा है सर, एक्साइड बैटरी का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, हमारा राजा, नाम सुने आप लोग? एमरॉन, एमरॉन बैटरी का नाम नहीं सुने? एमरॉन, हाँ एमरॉन है, उसका नाम है हमारा राजा उसका नाम है हमारा राजा, ठीक है। तो अमरन बैटरी का, हमारा राजा फैक्ट्री में कुछ पोल्यूशन प्रॉब्लम को लेके साउथ इंडिया में, मोस्ट ऑफ आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री में ये कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो हो गया था, तो उसके बाद हमारे राजा के, ये देखो सर, हमारे राजा से आंध्रा कोड एक्सटेंडेड प्लांट एक क्लोजर्स ऑर्डर, देख रहे हैं सर, ठीक है। थोड़ा पुराना बात है, अक्टूबर 2021 का बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही अगर देखो किसी का एक बार कोई बड़ा प्लांट बंद करने का बात करेगा, उसका इफेक्ट तो स्टॉक में आएगा ना, नो डाउट आएगा, ठीक है। तो हमारे राजा का जो शेयर है वो काफ़ी दिनों से काफ़ी डिक्लाइन चल रहा है। वन टाइम में मेरा ना बहुत फेवरेट स्टॉक था, बट रिसेंटली ना इसका काफ़ी ना इसका लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है। तो फेवरेट स्टॉक से मेरा ये एक मतलब अभी एक डब्बा स्टॉक हो गया, पता नहीं कब भी रिकवर करेगा, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो सर, एक समय था हमारा राजा इतना अच्छा बिजनेस कर रहा था, एक साइड का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन के आया था, ठीक है। लेकिन सर आजकल 472 में चल रहा है ना अभी, ठीक है। ये 800, 850 में चलता था, 800, 850 के नीचे चलता नहीं था सर। मतलब
इतना इसका भी रेंज खराब हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है सर कि बिजनेस जो है उसका इफेक्ट, उसका ये सब छोटा छोटा मैटर में, छोटा मैटर है बट इट्स अनसिस्टमेटिक रिस्क कैटेगरीज में आएगा, बिकॉज मतलब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में इसको अनसिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, मतलब देखो सर, मार्केट में आपका अलग अलग पोर्टफोलियो बनेगा। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क को ना आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। Instead of investing all the money in one company, you can choose to diversify and invest 2 to 3 different companies, preferably from different sectors. अलग sector choose करो तो अच्छा है। When you do so, unsystematic risk is drastically reduced. Say for example, going back to the example of HCL, हम लोगों के पास 1 लाख रुपीस था। अगर आप HCL में ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए सोच लिया, ठीक है, आप थोड़ा रिस्क को कम करो क्योंकि आपके पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स है HCL में इन्वेस्ट करने का, बट आपको डर भी लग रहा है कि क्या पता अगर कुछ बैड न्यूज आ जाए तो क्यों 1 लाख इन्वेस्ट करोगे? 50,000 करो ना, बाकी 50,000 किसी और जगह में डालो। ठीक है, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पॉजिटिव भी फीलिंग्स आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है सर, नहीं मुझे इससे लेना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट, है ना, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। सो इन दैट केस आप इसको क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो। डाइवर्सिफाई करके आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हो। अब आप कौन सा स्टॉक ले सकते हो सर? आप सिमिलर सेक्टर्स में भी ले सकते हो, दूसरा सेक्टर्स में लो तो और अच्छा, उसमें रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है। सिमिलर सेक्टर्स मतलब जैसे ICL IT स्टॉक है ना, टेक्नोलॉजिकल स्टॉक है। आप सिमिलर लेवल में टेक महिंद्रा वगैरह में ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां पर भी गड़बड़ हो सकता है, किसी और जगह में अपना 50,000 लगाओ। आप कंज्यूमर गुड्स में लगा दो, लाइक टोबैको, लाइक ITC में लगा दो जो काफी डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, इवन इफ ACL स्टॉक प्राइस डिक्लाइन going to unsystematic risk, the damage is only on half of the investment as the other half is invested in a different company. आपका 1 लाख था, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम फील हुआ तो आप 50,000 एक में और 50,000 दूसरे में लगा दिए। ठीक है, इसमें आप बेसिकली डाइवर्सिफाई करके अपना जो मतलब जो लॉस हो सकता है उसको आप बचा लिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 स्टॉक। अच्छा, अब एक बात है सर, ये तो 2 स्टॉक में बीच में मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलर चीज आप अपना किसी किसी का 5 स्टॉक हो सकता है पोर्टफोलियो में, 10 हो सकता है, 20 स्टॉक हो सकता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी एक्चुअली यही करता है सर। हाँ सर, म्यूचुअल फंड कंपनी यही तो करता है। देखो, म्यूचुअल फंड जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है, जो इक्विटी फंड जो होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए, ये हमेशा मेरे पास रहता है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, बाकी ऑनलाइन में जाके भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो सर, हमारा पैसा, आपका पैसा, जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, किस तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया। देखो, ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, मतलब बेसिकली इक्विटी फंड है। ITC में इन्वेस्ट है, बजाज में है, एक्सिस बैंक में, हीरो मोटर्स में, ICICI बैंक में, HDFC में थोड़ा सा, इंडियन एनर्जी में, ACL टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स में, पावर ग्रिड, सेंट्रल डिपोजिटरी। मतलब ये क्या है, सेंट्रल डिपोजिटरी कौन है सर? ये इसको क्या बोलते हैं, इसको डिपोजिटरी बोलते हैं। ये बेसिकली मोनोपोली बिजनेस है इनका। हमारा जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है सर, हमारा जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ये डीमैट का कंट्रोल इनके हाथ में होता है। CDSL और एक होता है, नाम बोल सकते हो कोई? NSDL, थैंक यू सर। ठीक है, NSDL का भी शेयर आने वाला है सर। ठीक है, आया नहीं है अभी तक, आ जाएगा तो बस डुओपोली हो जाएगा, मोनोपोली से डुओपोली हो जाएगा। ऑलरेडी डुओपोली चल रहा है, बट CDSL मार्केट में है, NSDL अभी तक मार्केट में नहीं आया। इस तरह से देखो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी, कैडिले हेल्थ केयर, सन फार्मेसी, IPCA, किस तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया, है ना। और मोटा मोटी 14-15% के आसपास रिटर्न दिया ये स्टॉक, मतलब ये जो पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह का कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ठीक है, किसी एक में पैसा डाल के रिस्क में कभी नहीं पड़ना चाहता, डाइवर्सिफाई कर देता है। बेसिकली एक तरह का हेजिंग ही है, बट इट्स नॉट प्रॉपर्ली कॉल्ड हेजिंग, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो। ठीक है, एंड इट विल ऑटोमेटिकली लोअर योर रिस्क। ठीक है, और आपको एक सिस्टमेटिक रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अभी भी मैंने हेज पे नहीं पहुंचा सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मन में चल रहा है सर 2 स्टॉक है तो भी 2 स्टॉक में डिवाइड कर दो, 5 है तो 5 में, मैक्सिमम 20 स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में रखते हो ना, इट्स ओके। इससे ज्यादा रखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन काम नहीं करता है। ये ग्राफ से थोड़ा देख सकते हैं आप, देखो सर, ये रिस्क मीटर है।
यहाँ पर रिस्क को 7 मैक्सिमम पॉइंट दिया गया है। जब आपके पास एक स्टॉक है, आपका मैक्सिमम रिस्क 7 पॉइंट हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए पॉइंट दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो में बढ़ाते हो, आपका रिस्क अमाउंट थोड़ा कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे 10 स्टॉक है, आपका और थोड़ा रिस्क कम होगा। जैसे जैसे आप 20 स्टॉक लेते हो ना, जैसे ये स्टेज, ठीक है, आपका रिस्क लेवल 1 to 2 पॉइंट में रिस्क रहेगा, 1 से 2% का रिस्क। ठीक है, जैसे जैसे आपका स्टॉक लेवल और थोड़ा बढ़ जाएगा, आप सोचोगे और रिस्क कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा सर। ये देखा गया है 20-21 21 स्टॉक मैक्सिमम अगर किसी का है, 21, तो उस तक अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है रिस्क को लोअर करता है, बट ज्यादा होने से वो स्टेबल हो जाता है, इसके बाद और उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देता। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क को कवर करने का एक ही तरीका है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सर हेज तो नहीं बताया अभी तक सर समझा करो, ये भी हेज ही चल रहा था, बट इसको प्रॉपरली हेज नहीं बोल सकते। तो फिर हेज क्या है सर? हेज सिस्टमेटिक रिस्क। हाँ बोलो सर। सर डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बहुत सारा ना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक में मत डालो। अच्छा, क्योंकि मतलब अगर मल्टीपल। मल्टीपल स्टॉक में डालो, वो भी डिफरेंट सेक्टर्स में डालो, जैसे कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने किया है ना। इसका बैंक में है, कंज्यूमर में है, सॉफ्टवेयर में है, कैपिटल मार्केट में है, ऑटो में है, फार्मेसी में है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन में मतलब अगर मानो अगर अगर किसी कारण से बैंकिंग स्टॉक खराब जाएगा, तो फार्मेसी स्टॉक कवर आप जा सकता है, कवर कर सकता है। सारा का सारा थोड़ी ना एक साथ डाउन जाएगा सर। हाँ। ठीक है, कोई ना कोई तो मार्केट को चला लेगा, है ना। तो उसमें आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, सेफ बैलेंस जोन में रहेगा, रहेगा। बैलेंस सेफ। रहेगा। भले ही मार्केट गिरेगा, बट फिर भी आप सेफ जोन में रह सकते हो, ज्यादा नहीं गिरेगा। ज्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, देखना पैसा लगा देते हैं किसी एक स्टॉक में, सारा पैसा लगा देता है। ठीक है, टू मच रिस्क बोलते हैं इसको। फाइनेंस इस तरह का रिस्क को हमेशा इग्नोर करने के लिए बोलता है, टू मच रिस्क मत लो। मतलब आपके पास 2 लाख है, ठीक है, यही आपका एक्स्ट्रा पैसा है जो आप सेविंग्स करके बनाए। ठीक है, अब ये सेविंग्स का सारा 2 लाख हो सकता है अगर आप आईटीसी में ही डाल देते तो आपका अच्छा रिटर्न आ जाता। ठीक है, लेकिन सर सवाल है कि अगर आईटीसी गिर जाता तो आपका 2 लाख खत्म भी तो हो जाता। हाँ सर। तो ये टू मच रिस्क हो गया ना। ये अब एग्रेसिव खेल लिए सर। एग्रेसिव में एक आध बार जीत सकते हो, बट जब आपका किस्मत खराब जाएगा ना, तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। सर इसीलिए सब इसे बोलते हैं ना, पहले पोर्टफोलियो बना लो अपना, किसमें क्या क्या लेना है। हाँ, इसीलिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोलता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड का मैं आपको दिखाया, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड का नॉलेज आपको क्या सिखाता है, मैं म्यूचुअल फंड का क्लास क्यों क्यों कराता। एक तो कारण एनआईएसएम का जो एग्जाम है उसके लिए तो है ही, बट सिर्फ एग्जाम क्रैक करके क्या करोगे, नॉलेज नहीं है तो फालतू के एग्जाम क्रैक करके क्या माला लगाओगे सर्टिफिकेट का। सर सर देखो, बात समझो बात समझो, ये म्यूचुअल फंड्स में ये लोग क्या करता है, पोर्टफोलियो मैनेज सिखाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से सीखते हो तो बेसिकली आप पोर्टफोलियो मैनेज सीख जाओ। जो लोग जैसे सुमित रोशनी करता है म्यूचुअल फंड का क्लास, क्या सुमित सही बोल रहे हैं ना, सुमित है कि नहीं? हाँ दादा। है ना। म्यूचुअल फंड अगर कोई अच्छे से सीखता है, वो खुद का भी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा, इतना मुझे बता। একদম দায়িত্ব নিয়ে। ठीक है, एकदम हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का एक स्पेशलिटी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का नॉलेज साथ में लेते हो, म्यूचुअल फंड मतलब कोई अलग मतलब प्लेनेट का कोई चीज नहीं है सर। म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको मतलब बेसिकली जो हेजिंग या डाइवर्सिफिकेशन है ना, इस पे नॉलेज दे देगा। और साथ में म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड का एक अलग ही थोड़ा सा पैरामीटर्स है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट अल्टीमेटली सब एक ही चीज है। ठीक है, ओके सर, अब बात समझो। अब सिस्टमेटिक रिस्क को देख लो। सर सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? सर इतना देर से मैं आपको इंडिविजुअल कंपनी का प्रॉब्लम बता रहा था, और इंडिविजुअल कंपनी का प्रॉब्लम को संभालने के लिए आप अनसिस्टमेटिक रिस्क का पार्ट बन जाते हो, और उसको कंट्रोल करने के लिए आप डाइवर्सिफाई करो। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन समझने के लिए आपको फंडामेंटल भी समझना होगा। मतलब मैं कौन सा स्टॉक चूज करूं, मतलब देयर इज अ बिग पॉइंट ना सर। अब क्यों क्यों आपको मैं फंडामेंटल सीखने के लिए बोलूंगा, आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो आप कभी मार्केट में अपने आप को बना नहीं पाओगे। हार्डकोर नीड सर, मार्केट का नीड है। पैसा बनाना आसान जरूर है, बट सीखना जरूरी है। क्यों सर? आईटीसी में क्यों इन्वेस्ट करें, एक्सिस बैंक में क्यों पैसा लगाए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन क्या काम करता है,
मोतीलाल ओसवाल में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ऐसा क्या कर दिया? सन फार्मास्यूटिकल्स में क्या स्पेशल बात है? सर ये सब एक एक इंडिविजुअल कंपनी का इन्वेस्टमेंट पर्पस है। इस कंपनी इसके पास 20,000 करोड़ है। अब ये 20,000 करोड़ ये अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। अब ऐसे नहीं हुआ ना, ह्यूज का वर्क। लेकिन सर एक एक कंपनी के बारे में तो जान लेना इतना आसान नहीं है, बट सबसे पहले कंपनी को जानते कैसे हैं इसके लिए होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में नॉर्मली जैसे देयर आर मतलब नॉर्मल कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है, स्टॉक को चेक करने का कुछ एरिया है, पीएल बैलेंस शीट को समझने का, रेशियो को समझने का एरिया है। उसके साथ साथ वॉरेन बफेट, पीटर लिंच जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है ना, बेंजामिन ग्राहम, ठीक है, जो इसका गुरु है सर, जैसे वॉरेन सर बफेट का गुरु। हाँ बोलो। तो जैसे अगर कोई फंडामेंटल सीख जाता है तो उसके बाद कोई भी कंपनी हम लोग उठा के अपना एनालाइज कर सकते हैं ना, यस इसमें सर, डाल हाँ यस, वही मैं कहने का बात कर रहा था, वही मैं बात करने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, ये ऐसे अंधाधुंध थोड़ी ना किया है, ऐसा अंधाधुंध खेल दिया गया जो इसकी मिसाइल लगा दो, नहीं ऐसा नहीं है। तो बहुत लोग करते हैं सर, मैं देखा डाइवर्सिफाई करने के नाम पे, ऐसा नहीं कि आप अंधेधुंध डाइवर्सिफाई करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका सीखोगे। और जैसे ही तरीका सीख जाओगे, फिर कंपनी का अपना जो नॉलेज है वो तो है ही, पर साथ में एक ओवरऑल पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर जैसे नॉलेज में आ जाएगा धीरे धीरे, फिर आप ऑटोमेटिकली अपना फंडा ग्रो करोगे और आपका पैसा हमेशा सेव रखने का आगे रहोगे सर, ठीक है। जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल, मतलब एक इंडिविजुअल को हमेशा एक म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह ही बिहेव करना चाहिए। ये कैसे, इसको म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, इसको एएमसी बोलते हैं ना सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। आगे जाके सर जब मुझे आप थोड़ा लोग, टाइम सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो हम 5 मिनट में आ रहे हैं। क्या सर? तो मुझे थोड़ा 5 मिनट दीजिए ना। 5 मिनट क्या करोगे बोलो, मतलब जस्ट एक अर्जेंट आ गया, जस्ट 5 मतलब मिनट। मैं वेट करूंगा। नहीं नहीं, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा मैं बोल रहा हूँ, ठीक, मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी छोड़ दूंगा 5 से 10 मिनट में, ठीक है। अच्छा तो फिर सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? देखो सर, अब सिस्टमेटिक रिस्क को समझने का कोशिश, सिस्टमेटिक रिस्क में मेनली यही से हेजिंग चालू होता है सर। सिस्टमेटिक रिस्क इज द रिस्क दैट इज अ कॉमन टू ऑल स्टॉक, these are usually the macroeconomics which tend to affect the whole market. Example of systematic risk, ईशा कल का क्लास याद आया? हाँ बोलो, कल का क्लास, कल हम लोग टेक्निकल नहीं पढ़ पाए, हम लोगों ने सिर्फ यही सब चीजों पे बात की, यस ना? ऐसे सुमित जी আচ্ছা का, দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল। हाँ बोल। বলছি কালকে খবরটা দেখেছো? কালকে কথা বললে বলে মনে পড়লো, कौन দেখেছো? सा, क्या खबर था? চায়না এমবেসিতে ভিভো কোম্পানিতে ইডি রেড মেরেছে। একটু জানো কি ব্যাপারটা, কি হয়েছে না হয়েছে? আমি এক্স্যাক্টলি ঘটনাটা জানি না, ওই জন্যই জিজ্ঞাসা করছিলাম, আমিও জানি না, খালি শুনলাম তাই বললাম। আমিও শুনেছি, বাট এক্স্যাক্টলি কি হয়েছে এখনো মানে গো থ্রু করিনি। ठीक है, खबर आएगा तो मैं बताऊंगा, क्लास में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है, ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है। इसमें डी ग्रोथ इन जीडीपी, मतलब जीडीपी में ग्रोथ ना आना, इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग हो जाना, ठीक है, मतलब जब आरबीआई इंटरेस्ट को टाइट कर देता है, ठीक है, जैसे रेपो का बात है, रेपो एंड रिवर्स रेपो का पॉइंट, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन या पॉजिटिव इन्फ्लेशन, दोनों ही खतरनाक। कल डिफ्लेशन पे सवाल किया था सुमित जी ने, मैंने उसी का जवाब दे रहा था, और साथ में मैं जियो पॉलिटिकल रिस्क के बारे में भी बात कर रहा था। कल बहुत बात हुआ, मोदी राहुल गांधी, हाँ एकदम ओपन डिस्कशन हुआ, सही तो ईशा? कल बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था, एज वेल एज फिजिकल डेफिसिट। सो व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट कम करता है
मतलब बेसिकली आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया। आपका एक्सपोर्ट लो है और इंपोर्ट हाई है। जैसे भारत एक डेफिसिट इकोनॉमी है कि सरप्लस इकोनॉमी है? एनीवन? हमारा भारत डेफिसिट इकोनॉमी है कि सरप्लस इकोनॉमी? क्या लगता है? बोलो सर, क्या लगता है आप लोगों को? ईशा, रोशनी, सुमित, बोलो। क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो, किसी का आवाज नहीं आ रहा है? कनेक्टेड हो कि नहीं आप लोग? हाँ बोलो की बोल। हाँ बोलो की बोलছো? मैंने क्वेश्चन किया कि इंडिया सरप्लस इकोनॉमी है कि डेफिसिट इकोनॉमी है? डेफिसिट इकोनॉमी। थैंक यू सर। इंडिया इज अ डेफिसिट इकोनॉमी बिकॉज इंडिया का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। इंडिया का मोटा मोटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट जो है, इंडिया 612 बिलियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है और 412 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। तो अभी इसमें बहुत चेंजेस आना ज़रूरी है। इंडिया दोनों में आगे है, एक्सपोर्ट में भी पॉजिटिव, इंपोर्ट में भी पॉजिटिव। तो पॉइंट इज दैट कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पॉजिटिव में है। मतलब ये अच्छा है कि एक्सपोर्ट अच्छा जा रहा है, बट इंपोर्ट फिर भी आगे है। तो ये जिस दिन ऐसा होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, उस दिन आप समझना कि इंडियन इकोनॉमी सरप्लस बन सकता है। और सरप्लस बने तो अच्छा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये जो भी पॉइंट आगे बात करूंगा, ये बेसिकली इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आता है, निफ्टी में आता है, सेंसेक्स में आता है। ये सी आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर नेटवर्क ही उड़ गया था। ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स है सिस्टमेटिक रिस्क का, इसके कारण निफ्टी सेंसेक्स इसमें इफेक्ट आता है। कभी निफ्टी में ग्रो भी आ सकता है, कभी निफ्टी में डाउन भी फॉल आ सकता है। तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, फिस्कल डेफिसिट, जो मेरा कल का क्लास का डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा था, कल सिर्फ इसी पॉइंट पे सुमित जी ने सवाल जवाब किया था मेरे को, जो मैंने जवाब दिया उसका थोड़ा सा भावनाओं का बात भी हुआ अपना अपना ओपिनियन भी डिस्कस हुआ ना। पॉइंट इज दैट सर कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो आप कैसे हेज करोगे? मतलब ये इसका लिस्ट बढ़ सकता है। सिस्टमेटिक रिस्क अफेक्ट्स ऑल स्टॉक्स। सो अज्यूमिंग यू हैव वेल डाइवर्सिफाइड 20 स्टॉक्स पोर्टफोलियो, सपोज आपके पास 20 अच्छा स्टॉक है और अचानक से जीडी आ गए सर, ठीक है, मैं आपका ही बात कर रहा था, कि कल आपने मेरे को बहुत सारा मैक्रो इकोनॉमिक चीजें पूछा, जिसमें आपने मुझे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पूछा था। हम लोग कल जियोपॉलिटिकल रिस्क के बारे में भी बात किया था, है ना? तो बेसिकली ये हेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी से कनेक्टेड है सर। मतलब हेजिंग तब काम आता है जब सिस्टमेटिक रिस्क आता है। अब ये सब सिस्टमेटिक रिस्क है। जैसे हाँ, कल ईशा मतलब भी, हर एक इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, मतलब जितना भी बाकी इतने स्टॉक्स है वो सबको अफेक्ट करेगा। यस सर, सारा का सारा स्टॉक को इफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको इकोनॉमी को रीड करना आना चाहिए, ठीक है? अगर आप जीडीपी के बारे में समझ सकते हो, अगर आप इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई डिसाइड करता है बैंक के साथ, इसके बारे में आपका समझ आता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का समझ है आपको, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भारत का जो ग्रोथ और ये है इसके बारे में आपका नॉलेज है, साथ में जियोपॉलिटिकल एरिया। जियोपॉलिटिकल एरिया का मतलब है कि जियोग्राफिकली पॉलिटिकल फेवर में कौन है, ठीक है? जैसे अगर मैं इंडिया का बात करूं, क्या इंडिया जियोग्राफिकली फेवरेट सिचुएशंस में आता है सर? क्या सिचुएशन? क्या इंडिया जियोग्राफिकली मतलब बेस्ट पोजीशंस पे है ग्लोब में? देखो सर, जियोपॉलिटिकल मैटर आपको पता है आप लोगों को, ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, इसका मेन रीजन क्या है? नाटो का मेंबर बन रहा था यूक्रेन, इसलिए। हाँ बोला। नाटो का मेंबर बन रहा था यूक्रेन। और सर मेन रीजन जियोपॉलिटिक्स है। ये नाटो का मेंबर बनना, ये बनना, ये सब तो एक साइड रीजन है। मेन प्रॉब्लम है सर, रशिया अभी सुपर पावर नहीं है, आप लोग तो जानते हो करेंटली।
एक समय था जब पूरा मॉस्को वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पावर था, बट समय शिफ्ट हो गया यूएस के तरफ, चाइना के तरफ, यूरोप के तरफ, बट रशिया बैठे रह गया। इसका मेन रीजन देखो सर, जियो पॉलिटिक्स को समझो। 2 मिनट बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जियो पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि आप एक चीज देखो, यहाँ पर रशिया पहले ना यूक्रेन वगैरह रशिया का पार्ट था, ठीक है, यूक्रेन ये सब ना यूएसएसआर का पार्ट था, यूनाइटेड सोवियत यूनियन जो था, ठीक है, सोवियत रशिया का पार्ट था। लेकिन बाद में ये सब कजाकाज, उज्बेकिस्तान ये सब, ताजिकिस्तान भारत का पार्ट था, ठीक है। ये सब में भी आपको पता नहीं है, बट बता दे रहा हूँ। बट ये काजाकास, उज्बेक, ये सब रशिया का पार्ट था। और रशिया एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके था यूनाइटेड, मतलब जो सोवियत रशिया था। लेकिन सर ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस, पॉलिटिकल मैटर्स, रिसेंटली रशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, रशिया के पास कोई प्रॉपर इंटरनेशनल पोर्ट नहीं है सर, जहां पर रशिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएगा। खुद का कुछ नहीं है। ये देखो सर, ये जो एरिया है सर, देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं, ये यूक्रेन का है, ये जो सी है, ठीक है, ये ब्लैक सी का जो एरिया है, ये यूक्रेन का है। रिसेंटली रशिया ने यहाँ पर एक देश है उसको अपने अंदर लिया, का नाम है, मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन के पास ही है, क्या नाम है जगह का, मोटामोटी इस एरिया में है, इस एरिया में है, ठीक है, जहां पर वो बेसिकली उसको एक्वायर कर लिया। मतलब जैसे अभी यूक्रेन को कर रहे हैं ना, इसी तरह से इसको किया। पुराना रिश्ता है इनका, लेकिन वो अलग बात। बट रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है कि रशिया का अपना कुछ प्रॉपर पोर्ट नहीं है, और पोर्ट जिसका नहीं है वो बिजनेस कैसे करेगा, कितना भी एसेट रहे क्या कर लेगा। भारत का देखो, भारत का देखो, 3 हिस्सा खुला हुआ है। चीन को भी अपना प्रोडक्ट ले जाने के लिए भारत का परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं भारत 3 साइडेड ओपन है, 3 साइड में ओपन है सर भारत, ठीक है। मतलब इसका सिर्फ ऊपर वाला खुला है, क्लोज है, बट भारत का तीनों हिस्सा, इसीलिए भारत अभी सेंट्रल मतलब लेवल में गोल्डन स्पॉट माना जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस में गोल्डन स्पॉट है भारत, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसका जियोग्राफिक पोजिशन, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए जो चाहिए एक कंट्री को, वो भारत के पास है। रशिया टोटली लैंडलॉक सिचुएशन में आ गया, भले ही इसके पास कितना भी पैसा है, बट ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए जो चाहिए वो प्रॉपरली नहीं है। और जितना भी थोड़ा बहुत इसके पास एरिया है वो भी बर्फीला है, मतलब साल में 6 महीना, 6 मंथ्स बर्फ हो जाता है। ये भी इश्यूज है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन इज ऑलवेज देयर। अब ये सब प्रॉब्लम भी इफेक्ट करता है बिजनेस को, और इसीलिए रशिया अपना कुछ जगह चाहिए उसको। यूक्रेन नेटो का बन जा रहा है, जैसे कि सुमित जी ने बताया, सही बोला, ठीक है। तो अगर यूक्रेन नेटो का हो जाएगा, रशिया का फेवर काम नहीं करेगा तो मुश्किल बढ़ जाएगा। तो ये सब रीजन था जिसके कारण रशिया इतना पागल हो गया है, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए अपना पुराना जो उसका पावर है उसको वापस लाने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं वो करेगा, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये अलग अलग मैटर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये इनहेरेंट जो सिस्टम रिस्क है, ठीक है, इसके कारण जब इकोनॉमी में डाउनफॉल आता है, ठीक है, तब आप अपना स्टॉक को कैसे हेज करोगे, और तभी हेजिंग एग्जैक्टली काम करेगा। और फ्यूचर हेजिंग का, फ्यूचर मार्केट का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल यूज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास सैटरडे का डिस्कशन रहेगा सर। आज तो आप लाइव डिस्कशन नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। सर ये जो डेल्टा कॉर्पोरेशन आपने लिया है सर, ये ऐसे आपने बताया ये कसिनो कंपनी है, गोवा में मैक्सिमम कसिनो खेला जाता है, हाँ, वही जगह है कसिनो का। तो हमको लग रहा है इसका शेयर पर धड़ाधड़ भागेगा सर आपका ठंड का समय, अक्टूबर शेयर महीने में में जो शेयर प्राइस इसका ज़्यादा बढ़ेगा ठंड का समय सर। ठंड में सर हाँ गोवा सब हाँ विजिट करता है, वहाँ पर सनबर्न हाँ फेस्टिवल हाँ होता है, हाँ हाँ सब हाँ कसिनो हाँ, ही खेलता है। यस सर, अक्टूबर से लेके जनवरी का पीरियड ना बहुत ये फ्रूटफुल रहेगा उस समय, यस सर, यस सर, यस, वो सही सब हम बोला भी आपने। लेंगे। सही बोला, सही बोला। ऐसे इंडिविजुअल बहुत सारे एनालिसिस होता है सर, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे सीजनल और भी सीजनल प्रैक्टिस। हाँ, बिजनेस रहेगा ना उस समय, सीजनल यस बिजनेस रहेगा सर, हाँ अक्टूबर सीजन, हाँ सीजनल बिजनेस रहेगा, यस यस। तो ले और ले ली सर, हेलो। छोड़िए मत, देखिए अब दिसंबर बहुत भागने वाला है।
नहीं फिर से लेने का ऐसा अभी फिलहाल कोई सोचा नहीं है, अभी दूसरा स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, फंड थोड़ा कम है अभी। ठीक है। आप ले लीजिए, नवंबर में ले लीजिए, अक्टूबर नवंबर में अच्छा वापस। ठीक है, ठीक है। हाँ सुमित बोल। বলছি যে ফোন করছে, একটু ফোনটা তোলো, কথা। अच्छा ठीक है, Okay. ओके सर, टाटा फिर।